नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप सभी को जीके के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए तो आज का जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन क्या है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव की लिखित घटना को क्या कहा जाता है? इतिहास। इतिहास के पिता कौन थे? जन्मदाता। इसकी खोज किसने की थी? इतिहास के जो है वो हेरोडोटस को इसका पिता या जन्मदाता माना जाता है। अगला है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। किस काल में? नवपाषाण काल में। इसी काल में मनुष्यों ने पहिए का आविष्कार भी किया था और इसी काल में कृषि का भी आविष्कार मनुष्यों द्वारा हुआ था। अगला है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में की थी सिंधु सभ्यता की खोज। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वो हड़प्पाकालीन मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो को और एक नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ये किस भाषा में जाना जाता है मृतकों के टीला के नाम से? तो ये सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर किसकी मूर्ति थी? है मिली है, मतलब तो एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? तो वो पशुपतिनाथ की है। किसकी? पशुपतिनाथ की। इसमें इनको तीन मुख वाले देवता की भी प्रतिमा मिली है। पशुपतिनाथ, इनके अगल बगल जो चारों तरफ विराजमान जानवर थे वो कौन कौन से थे? वो थे हाथी और गैंडा, चीता और एवं भैंसा। क्या था? भैंसा। ये चार जानवर जो थे वो पशुपतिनाथ के चारों तरफ विराजमान थे। अगला क्या है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा किसका अंकन मिलता है? तो एक सींगी पशु का, एक सींग वाले पशु का। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है पहली जो पंक्ति लिखी जाती है वो पहली पंक्ति जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है और बाकी सभी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। अगला है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। अगला है, सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो तौल इकाई किस अनुपात में थी? उस समय 16 के अनुपात में थी उस समय। अगला है, सिंधु सभ्यता में किस देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक प्रचलित थी वो किस देवी की थी? वो उस समय मातृ देवी और एक कुबड़ वाला सांड की पूजा ज़्यादा होती थी। अगला है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। अगला है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में थी? वो सैंधव सभ्यता में थी। किसमें? सैंधव सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में क्या था? हड़प्पा सभ्यता में इनका जो मरने के बाद शवों को क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार
के रूप में क्या किया जाता था, मतलब इनको दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कोई मर जाता था तो उसे दफनाया जाता था। और सैंधव सभ्यता में क्या था, पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति की सभ्यता प्रचलित थी। अगला है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहा की खोज की थी, लोहा धातु की। और आर्यों का जो आर्य जिस पे आधारित थे वो किस पे थे? कृषि और पशुपालन पे आर्य जो थे वो आधारित थे। और आर्यों की मुख्य भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत थी। और आर्य शब्द जो था, आर्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या तो कुलीन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।